सुन रहे हैं भाग 6। सचिन और लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी गुलाबों को देखकर सभी के चेहरों पर खामोशी सी छा जाती है। सचिन सबके चेहरों को गौर से देखता है, फिर चुप्पी तोड़ते हुए सचिन हिम्मत करके कमकपाते होठों से माँ और महेश से बोलता है, माँ, भैया, ये गुलाबो है, हमने शादी कर ली है। सचिन द्वारा कहे शब्द सबके कानों में बिजली की तरह कौंध जाते हैं। सभी अचरज से उसे और उसके बगल में खड़ी गुलाबों को देखने लगते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। पार्वती को उसके मन में पल रहा डर आज आखिर सही होते दिखने लगता है। वो बिना कुछ बोले वहीं खटिया पर दम से बैठ जाती है। मनोहर लाल भी कुछ नहीं बोल पाते। वो पार्वती और महेश के हाथ जोड़कर खुशबू को साथ लेकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। महेश और रमा भी सारे मामले को भांपकर स्तब्ध से बस दोनों को एकटक देखते रहते हैं। बैलों के इस पूरी तरह बिदकने से महेश परेशान हो जाता है। वो उनके पास जाकर उनको संभालता है, पर बैल बार बार पीछे की तरफ पांव पटकते हुए बंधी रस्सी को खींचने लगते हैं। वातावरण में आए इस बदलाव को देखकर गुलाबो आंख बंद कर तेजी से दोबारा आंखें खोल चारों तरफ नजर दौड़ाती है। अचानक तेज हवा सामान्य होकर सब कुछ शांत हो जाता है। बैल जो बुरी तरह भयभीत से पांव पटकते हुए अब तक महेश को संभाले नहीं संभल रहे थे, वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ वहाँ हुआ ही ना हो। महेश पीछे पलटकर सचिन से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू सचिन? शादी कर ली? पागल तो नहीं हो गया तू? महेश हैरानी से गुलाबों की तरफ देखने लगता है। हाँ भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, हमने अभी कुछ देर पहले ही शादी की है। ये गुलाबो है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता था, पर माँ ने जब खुशबू वाली बात की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सोचता ही रहा कि कैसे बोलूं। भैया, आप इस तरह मत देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं जानता हूँ इस तरह कोई भी ये बात सुनेगा तो वो आप लोगों की तरह ही हैरान होगा, पर भैया ये तो अचानक स्थिति बनी। पहले से हमारा इस तरह आज शादी करने का कोई विचार नहीं था। हम तो सब आपको बताकर आप लोगों का आशीर्वाद लेकर ही शादी करते, पर अचानक से परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि हमको इस तरह शादी करनी पड़ी। महेश से बोलते बोलते सचिन माँ की तरफ देखने लगता है, जो अब तक जड़ होकर बस एकटक कभी सचिन को कभी लाल जोड़े में खड़ी गुलाबों को देख रही थी। सचिन माँ के पास आकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे इस तरह हैरानी से मत देखो माँ, मैं आपका वो ही सचिन हूँ। जानता हूँ आपको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस बेटे के लिए आप लोगों ने जिंदगी खपाई हो, वो इस तरह अचानक से आप लोगों के सारे सपने तोड़ इच्छाओं के विरुद्ध जाकर ऐसा काम करे तो चौंकना स्वाभाविक है। पर माँ, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, ये स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, सब कुछ। लेकिन आप कुछ तो बोलो माँ, इस तरह चुप होकर सिर्फ देखती रहोगी तो? सचिन कहते कहते पार्वती के घुटनों पर अपना सर रख देता है। पार्वती उसके सर पर हाथ रखते हुए उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर करती है। बेटा, ये तूने क्या किया? एक बार हमें बता तो सकता था, पूछ तो सकता था। आज मनोहर भाई साहब के सामने तूने हमारा सर शर्म से नीचा कर दिया। कल तक पूरे गांव के सामने जो सर उठाकर चलती थी, अब उन्हीं के सामने मुंह छुपा कर निकलना पड़ेगा। तू नहीं समझता बेटा, पूरे गांव को जब पता चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोगों ने तो तभी बोल दिया था जब तेरे भाई और मैंने तुझे पढ़ने को शहर भेजा था। लोग तो तभी 17 तरह की बातें कर रहे थे कि शहर मत भेजो, लड़का हाथ से निकल जाएगा। अब तूने उन्हें मौका दे दिया, और मुझे तो बेचारी खुशबू की चिंता है। कितना चाहती है वो तुझे। तू यहाँ नहीं था तब तेरी ही बातें करती रहती थी। तूने ये सब करके एक बार में ही सबके सपने, सबकी खुशी का खून कर दिया बेटा। एक बार हम लोगों के बारे में नहीं सोचा तूने? कितना स्वार्थी बन गया तू शहर जाकर। बोल, ऐसा क्या हो गया था जो तूने ये अजीब कदम उठा लिया? बोल बेटा। माँ की बात को सुनकर सचिन आंख को जमकर भींचकर आंसू लाकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा मत बोलो माँ, परिस्थिति अचानक ऐसी बन गई थी, ये सब हो गया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। लेकिन सचिन जैसे ही गुलाबों की तरफ देखकर वो कुलदेवी मंदिर की बात बोलने वाला होता है, तभी गुलाबो इशारे से उसे मना कर देती है। सचिन कुलदेवी मंदिर की बात ना बताकर बाकी सारी बातें भैया, भाभी और माँ को शुरू से अंत तक सारी कहानी बयां कर देता है। सभी अचरज से गुलाबों को देखे जा रहे थे।
गुलाबो एक तरफ सर नीचा किए चुपचाप खड़ी थी। पार्वती ने रमा को गुलाबो को अंदर ले जाने को कहा। रमा उसे अपने साथ अंदर ले गई। पार्वती सचिन से बोली, पता है आज क्या है? कौन सा दिन है? अमावस्या, और तू आज शादी करके आया है। कितना बड़ा अपशकुन है ये। और ये लड़की, क्या नाम बताया इसका? गुलाबो? ना तू इसके खानदान परिवार के बारे में जानता है, ना ही इसके अलावा किसी को देखा। ये शादी ब्याह का मामला है बेटा, इसमें कई बातें होती है, कई रीति रिवाज होते हैं, कई संस्कार होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई रास्ते पर खड़े खड़े शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, जिंदगी भर की जिम्मेदारी होती है। 2-3 बार की मुलाकात में कोई किसी को नहीं समझ सकता। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि उस समय गांव वाले तुझे शहर भेजने को ठीक ही मना कर रहे थे। पता नहीं इस ससुरी पढ़ाई लिखाई में ऐसी क्या बात है जो बच्चे अपनी मनमानी करने पर उतर आते हैं। तेरे भाई महेश को देख, सबकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करता, और एक तू सबको बिना बताए शादी कराया। बस माँ, अब हो गया जो होना था। लकीर पीटने से क्या फायदा? इसने जो करना था वो कर ही लिया ना। अब बहू घर में आई है तो ये सोचो आगे क्या करना है। कल जब पूरे गांव में खबर फैल जाएगी तो सबको क्या जवाब देना है, ये सोचो। ये भाई मेरा तो बिना सोचे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले अंजाम दे आया है। अब जो रायता फैला है उसे समेटना तो हमें ही होगा ना। जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सुध लो। आज किसी ने भी खाना तक नहीं खाया तेरी चिंता में, और तुम लोग भी भूखे होंगे। बहू को भी कुछ खिला दो। महेश सचिन की तरफ देखते हुए बोला। सचिन वहां से उठकर अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद माँ महेश से बोलती है, बेटा अब सबसे बड़ा काम हमारे लिए मनोहर भाई साहब को समझाना है। उन्होंने कितने सपने देखे थे इन दोनों को लेकर, और मैं तो अब उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। उन बेचारों ने हमारा कदम कदम पर साथ दिया। सबके खिलाफ जाकर इसे शहर पढ़ने के लिए भेजना उनकी सहायता के बिना संभव नहीं था। आज खुद बेचारे बेइज्जत होकर चले गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल सुबह तू और मैं उनके घर चलेंगे। अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही सब हो गया। महेश माँ की ये बातें सुनकर हाँ करते हुए एक ठंडी सांस छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। रमा गुलाबो को अंदर कमरे में ले जाती है। गुलाबो चारों तरफ सर घुमा घुमा कर पूरे घर को देखती है। सचिन भी अंदर आ जाता है। रमा दोनों के लिए खाने की थाली लगाकर लाती है, पर सचिन भूख नहीं है कहकर मना कर देता है। गुलाबो भी इशारे से मना कर देती है। तभी पार्वती अंदर आकर रमा से कहती है, बहू इसे उस पीछे वाले कमरे में सुला दे। अब इन लोगों ने जो कर लिया है तो हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। तरीके से सभी रस्मों रिवाज के साथ शादी करानी पड़ेगी। आखिर इन परंपराओं का भी तो कोई महत्व होता है। हमारे पुरखों ने जो रीति रिवाज बनाए तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे। धर्म संस्कार भी इस तरह के ब्याह की इजाजत नहीं देता। जब तक सभी रीति रिवाजों से इनकी शादी ना हो जाए, ये पीछे वाले कमरे में ही रहेगी। गुलाबो की तरफ देखते हुए पार्वती रमा को निर्देश देकर बाहर चली जाती है। पार्वती के बाहर जाने के बाद गुलाबो रमा से सचिन से कुछ बात करने का कहती है। रमा सचिन को अंदर भेज देती है। सचिन जो कमरे के बाहर ही अब तक विचारों में मग्न खड़ा हुआ था, अंदर आकर गुलाबो से कहता है, तुम चिंता मत करो गुलाबो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है। उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आखिर हमने काम ही ऐसा किया है, सबको बिना बताए इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि पहले घर वालों को बता देते हैं। यदि पहले सबको बता दिया होता तो सबको नाराजगी तो होती, पर सभी मान भी जाते। उनका गुस्सा भी जायज है। तुमने कुलदेवी मंदिर वाली बात बताने को मना क्यों कर दिया? वरना माँ हमारी परिस्थिति जरूर समझती। वो जब खुद के रीति रिवाज परंपराएं इतना मानती है तो क्या तुम्हारी मजबूरी नहीं समझती? उनको ज्यादा इसी बात का बुरा लगा कि हमने बिना बताए शादी कर ली। अब ये तुम्हारे हाथ में है गुलाबो कि अपनी सेवा और अच्छाइयों से सबका दिल जीत लो। देखना एक दिन सबकी धारणा बदल जाएगी। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम अभी जानती नहीं। बस ये मुश्किल वक्त निकल जाने दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सचिन गुलाबो को ढांढस बंधाते हुए बोला, मैंने कुलदेवी मंदिर वाली बात इसीलिए मना की क्योंकि अभी ये वक्त वो बात बताने का नहीं। किसी भी धर्म जाति में इस तरह के ब्याह को कोई नहीं मानता, पर हमारे खानदान में यही परंपरा है। मैं शुरू से सब देखती आ रही हूँ। हर परिवार के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, और फिर माँ कभी नहीं मानती ये बात। उनको सब ढोंग पाखंड ही लगता। पर तुम खुद देखो, भले माँ नाराज हुई,
पर हमारी शादी को कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर लिया। ये कुलदेवी का ही चमत्कार है। यदि मैं वैसे ही तुम्हारे साथ आ जाती बाबू, तो माँ कभी भी मुझे घर के अंदर कदम नहीं रखने देती। इसीलिए अच्छा हुआ हमने पहले ही कुलदेवी का आशीर्वाद ले लिया। बोलते बोलते गुलाबो गौर से सचिन की आंखों में देखे जा रही थी। वो उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। सचिन उसे हिम्मत देता रहा। तभी रमा अंदर आकर गुलाबो के पीछे वाले कमरे में चलने का बोलती है। सचिन गुलाबो को हिम्मत रखने का और सब संभालने का आश्वासन देकर उसे अभी माँ की बात रखने का बोलकर पीछे वाले कमरे में जाने का बोलता है। अगले दिन महेश और पार्वती मनोहर लाल के घर जाते हैं। खुशबू उन्हें देखकर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। मनोहर लाल हाथ जोड़कर महेश और पार्वती को बिठाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही पहले जैसा सम्मान, पहले जैसी बातें। पार्वती उनको समझाती है। सचिन के किए की माफी मांगते हुए पार्वती उनके आगे हाथ जोड़ती है। तभी मनोहर लाल एकदम से खड़े होकर उनसे कहते हैं, अरे भाभी, ये क्या, आप हाथ क्यों जोड़ती हैं? हो सकता है ईश्वर को यही मंजूर हो। उसकी मर्जी के आगे भला किसी की चली है? मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, उन्हें भी अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। और फिर कौन सा रिश्ता पक्का होकर आगे के रस्म रिवाज हो गए थे? सिर्फ बात ही तो हुई थी इस बारे में। गलती हमारी ही है जो हमने पहले उसकी सलाह नहीं ली, सीधा अपना फैसला सुना दिया। मैं जानता हूँ कि सचिन बहुत अच्छा लड़का है, और फिर यदि हम जोर जबरदस्ती कर शादी भी कर देते तो क्या वो खुशबू बेटी को दिल से वो दर्जा, वो सम्मान दे पाता? और क्या खुशबू खुश रह पाती? जिस लड़की को सचिन बहू बनाकर लाया है, आखिर वो भी किसी घर की बेटी, किसी घर की इज्जत है। हमें उसको पराया महसूस नहीं होने देना है भाभी। और फिर दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? खुशबू बेटी के लिए भगवान ने जरूर कोई और सोच के रखा होगा। मनोहर लाल चेहरे पर मुस्कान लाने की झूठी कोशिश करते हुए पार्वती से बोले, आप धन्य हो भाई साहब। आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। हम ही बदकिस्मत है जो ऐसी लक्ष्मी हमारे भाग्य में नहीं थी। पर खुशबू मेरी बेटी की तरह है, उसकी सारी जिम्मेदारी आज से हमारी। अरे खुशबू बिटिया, जरा बाहर तो आ। उनकी आवाज सुनकर खुशबू उनके पास आती है। पार्वती खुशबू को सीने से लगाकर अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जुबान नहीं रख सकी। जब अपना ही खून ऐसा निकल जाए तो एक माँ भला और क्या कर सकती है। पर मेरे लिए तू हमेशा सचिन से पहले ही रहेगी। किस्मत तेरी नहीं बल्कि हमारी खराब है। उस घर की किस्मत में तुझ जैसी संस्कारी बहू लिखी ही नहीं थी शायद। यकीन कर बेटी, हमें पहले से कुछ नहीं पता था। यदि पता होता तो कभी ऐसा नहीं होने देती। इतना कहते ही पार्वती खुशबू का माथा चूम लेती है और गले से लगा लेती है। खुशबू का दर्द जैसे पार्वती की बातें सुनकर एकदम से बाहर छलक आता है। वो उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। मनोहर लाल खुशबू को इस तरह रोता देख अपना मुंह पीछे कर अपने आंसू पोंछने लगते हैं। उधर रमा गुलाबो को कमरे में बुलाने जाती है तो गुलाबो कमरे में गायब मिलती है। रमा बाहर आकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगती है, पर गुलाबो वहाँ भी नहीं मिलती। वो आश्चर्य से उसे सब जगह ढूंढने लगती है, पर गुलाबो का कहीं पता नहीं चलता।